हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम फ्री फॉल पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन समझेंगे, फिर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते ही आते टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता ब्रांड। ठीक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे टॉपिक है। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। ये कहता है क्या है, मान लो सपोज करो ये एक एप्पल है और ये नीचे गिरता है ऐसे, ठीक है ऐसे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस मार्कर पर भी अर्थ तो फोर्स लगा ही रहा है, अपने तरफ खींच ही रहा है, लेकिन ये मार्कर भी अर्थ को अपने तरफ खींचता है, ठीक है, एक फोर्स से। तो ये तो एक्सीलरेट करके अर्थ की तरफ चला जाता है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं आता, अर्थ का एक्सीलरेशन क्यों नहीं होता टुवर्ड्स मार्कर? ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ का जो मास होता है कंपेयर टू मार्कर बहुत ज्यादा होता है, या मार्कर का मास जो होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लिख रखा है, इसको देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुमने सेकेंड लॉ पढ़ा है, एफ इक्वल टू, ये जो है ना, एफ इक्वल टू क्या पढ़ा था, एम इंटू ए। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। तो मतलब एक्सीलरेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। जितना मास ज्यादा होगा एक्सीलरेशन उतना ही कम होगा। समझ में आई बात है? तो अर्थ का मास तो इतना बड़ा है ना, कितना बड़ा है बताओ मुझे, 6 × 10⁻24 kg, इतना बड़ा मास। और ये एप्पल और ये मार्कर, इन सब का मास तो बहुत कम होगा ना। ठीक है, तो इसलिए उसको अट्रैक्ट, उसको तो खींच लेता है अपने तरफ, लेकिन अर्थ खुद पुल होता हुआ नहीं दिखाई देता। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। ठीक है, तो ये प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। ओके, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, उसी से। अब दूसरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल। होता क्या है, फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से फ्रीली अर्थ के इन्फ्लुएंस में गिरता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से सिर्फ ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। कोई दूसरा फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। h हाइट से अगर गिरता है तो एयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही ना, तो उसकी वजह से भी तो गिरता है नीचे। तो मतलब उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता ही रहता है ना। लेकिन आइडियल कंडीशन में ऐसा मानते हैं कि सिर्फ अर्थ के मतलब एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थ के फोर्स से अगर गिरे अंदर तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स या अर्थ के सरफेस की तरफ। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज फ्री फॉल। देखो इधर ये h हाइट है और यहां से ब्लॉक को तुम गिराते, m मास का ब्लॉक है और इसको गिराते। ठीक है, m मास का ब्लॉक, h हाइट है, ओके, इसको गिराते, तो दैट इज नोन एज व्हाट, फ्री फॉल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो फ्री फॉल तो हमको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं फिर लिखते हैं उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसको समझिए क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, एक मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये m मास का कोई ब्लॉक है। इस m मास के ब्लॉक को ये अर्थ जितना एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हमें बातें समझ में आ रही? देखो, द यूनिफॉर्म acceleration produced in the freely falling body, free fall body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity। समझ में आई बात है? मतलब अर्थ जितना फोर्स से या जितना एक्सेलरेशन से अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट किससे कहते हैं, स्मॉल g से। ओके, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है। देखो m मास ऑफ द अर्थ है, m, ए स्मॉल m जो है मास ऑफ किस, m जो है मास ऑफ द अर्थ है और स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, r डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड एक कैपिटल R लिख लो, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है।
अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, बातें समझ में आ रही? ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो आर है। कौन सा आर? कैपिटल आर। और ये स्मॉल आर जो है इस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेशनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा? F इक्वल टू जी एम एम, ये कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ये जो फोर्स होगा ना, सेकेंड लॉ, ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F इक्वल टू एम इंटू ए। और यहां पर ए किससे रिप्लेस्ड है? एक्सेलरेशन ड्यू जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये जो है ना m इंटू जी होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? इक्वेट कर देना है। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पर लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे कितना हो जाएगा? m इंटू जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? तो ये स्मॉल m, ये g हो जाएगा तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हैं? अब इतनी बातें जब हमें समझ में आ गई तो इसको रफ करते हैं और एक और कॉन्सेप्ट सिंपल सा समझते हैं। जैसे देखो, मान लो सपोज करो जो स्मॉल आर है ना दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, लगभग मतलब अर्थ के सरफेस के पास आ जाए, लगभग उतनी हाइट नहीं हो अर्थ से ज्यादा। तो ये जो स्मॉल आर होगा इक्वल टू किसके होगा? आर के, कैपिटल आर से नहीं, अर्थ के सरफेस पर ही रहेगा ऑब्जेक्ट, उसी पर रखा रहेगा, तो एक्सीलरेशन कहाँ से होगा? कुछ ना कुछ हाइट तो होगा ही। लेकिन जो अर्थ का जो रेडियस होगा ना, वो अर्थ का रेडियस कितना होता है पता है तुमको? 64 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। 6.64 में 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। अब इसके रिस्पेक्ट में मान लो 10 मीटर ऊपर ही हो जाएगा तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला, तो निग्लिजिबल डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ से मान लो 10 मीटर ऊपर हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में कम ही डिस्टेंस हुआ ना। तो लगभग अगर इक्वल हो, लगभग ये जो है ना अबाउट का साइन होता है, लगभग इक्वल हो, तो बताओ मुझे जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, मतलब कहने का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, अर्थ के मास पर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend mass of the block, ब्लॉक के मास पर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब हो गया, तुम अगर 10 केजी के ब्लॉक को गिराओ और 20 केजी के ब्लॉक को अर्थ के h हाइट से गिराओ, ठीक है, तो उस दोनों में एक्सेलरेशन जो लगेगा वो सेम ही लगेगा। ठीक है, वो कितना लगेगा अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, इतना तो जी का फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और तुम जानते हो कैपिटल जी इक्वल टू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आती है? तो इतनी बातें अगर आती है समझ में, तो मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। एक क्वेश्चन बनाया था ना, उसमें क्लियर किया था, इंटेक्स क्वेश्चन। और आर रेडियस है 6.4 इंटू 10 के पावर कितना होता है? 6 मीटर। इन सब की वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो जी का जो वैल्यू आएगा, इस सब की वैल्यू पुट करो, जी 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 के पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। और इन सब को सॉल्व करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और ये जो है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट होता है हर एक ब्लॉक के लिए, मास कितना भी हो। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम, क्योंकि उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करता ब्लॉक के मास पर। 10 केजी का पत्थर गिरे और 1 केजी का गिरे, और दोनों सेम ही होगा, टाइम पर रीच करेगा अर्थ सरफेस पर। ठीक है, बस हमें ये इग्नोर करना पड़ेगा कि एयर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा, एयर रेजिस्टेंस को हटा दे तब। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हमें? ओके, तो ये जब समझ में आया तो एक और पॉइंट आता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। कैसे वेरी करता है, क्योंकि अर्थ का शेप जो है ना कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, ऐसा नहीं है, इलिप्टिकल है, तो वो वेरी करेगा जी का वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू ना चेंज होगी। तो एक बार इसको रफ करते हैं, फिर लिखते हैं किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये फैक्टर्स है जिन पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो मतलब जी कम ज्यादा होता है। देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाओगे ना, तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हाइट जैसे बढ़ते जाएगा अर्थ के सरफेस से, अर्थ का रेडियस ये है, अभी सरफेस से हम ऊपर ले जा रहे हैं एच हाइट पर, तो जैसे एच हाइट पर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एच। और नीचे की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर है नीचे वाला, तो वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। ओके, और इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वैल्यू ऑफ जी, अगर हम डेप्थ अगर कर दे इंक्रीज करें, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब डेप्थ जैसे जैसे, देखो क्या होता है, एक सिंपल है, वैसे तो बहुत सारे डिस्कशन है इस पर। आर माइनस डी मतलब नीचे हम ले जा रहे हैं अंदर की तरफ, दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा, तो ये आर माइनस डी होगा। तो जैसे जैसे इस नीचे की वैल्यू को कम करते जाओगे जी की वैल्यू क्या होता जाएगा, आर माइनस डी। अगर डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात है इतनी। तो ये हो गया। ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम डेप्थ की वैल्यू को बढ़ाते हैं जी इंक्रीज कर जाएगा। देखो विथ शेप एट द पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एंड एट इक्वेटर इट इज मिनिमम। देखो इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये है, ये कोई इलिप्टिकल शेप का होता है, ओके, ये अर्थ का शेप कैसा है, इलिप्टिकल। तो तुम देखोगे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है रिस्पेक्ट टू यहां से यहां तक के डिस्टेंस का, वो क्या है, मिनिमम है। ये वैल्यू कितना है, कम है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर, ये पोल है और ये क्या है, इक्वेटर है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो होगी ना, वो जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। तो ये चीज लिख लेंगे आप, क्या एट द पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एंड एट इक्वेटर इट इज मिनिमम। इक्वेटर पर मिनिमम होगा, कम होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना बड़ा है, ये पोल है और ये आ रही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की, ठीक है। तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, डिनोमिनेटर में है। अब देखो विथ रोटेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑल्सो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, वैल्यू जी का वैल्यू जो है ना रोटेशन के कारण भी डिक्रीज होता है। अब कैसे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते रहता है, तो उस फोर्स की वजह से उसको ना, जैसे मान लो ये एफ है, ठीक है, और एम इंटू जी ऐसे लग रहा है, और इसमें से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और मान लो कोई एफ डैश है, तो ये कम ही तो कर देगा इसके पूरे वैल्यू को, माइनस हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन। तो नेट जो एक्सेलरेशन आएगा, उस मतलब फोर्स जो आएगा वो तो कम ही आएगा ना ओरिजिनल से, तो उसके जी की वैल्यू को क्या कर दिया, वो कम कर दिया। तो ये सब चीजों पर, रोटेशन पर, हाइट एंड डेप्थ एंड शेप पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन सब बातों को लिख लेना। एट पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एंड एट इक्वेटर इट इज मिनिमम, ठीक है। इक्वेटर पर मिनिमम होता है, इक्वेटर समझता है ना रे, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच जो सर्कल बड़ा सा लाइन है उसको कहते हैं इक्वेटर, और पोल तो जानता ही है, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये 4 फैक्टर्स है, तुमको इतना ही समझना। वैसे 11th क्लास में तुमको डिटेल स्टडी है इन सब चीज़ों की, ओके। तो तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।